बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ताकि आप उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MGT 520 इंटरनेशनल बिजनेस के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है? इनमें से द आंसर इज बिजनेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। नेशनल बॉर्डर्स से आगे ऐसा बिजनेस जो नेशनल बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। सो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। यानी कि ऐसा बिजनेस जहाँ पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान। नाउ मेन गोल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज। इंटरनेशनल बिजनेस का अगर हम मेन गोल देखें तो वो क्या है? वो है इंक्रीज प्रॉफिट ग्लोबली। ग्लोबली तौर पर प्रॉफिट के अंदर इजाफा होना। सो फर्म्स इंटर ग्लोबल मार्केट टू इंक्रीज प्रॉफिट एंड एक्सपेंड ऑपरेशन। फर्म इंटर होती हैं ग्लोबल मार्केट में अपना जो मुनाफा है वो बढ़ाने के लिए और अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए। ना एक्सपोर्टिंग मीन्स, एक्सपोर्टिंग का मतलब असल में इनमें से क्या है? वो है सेलिंग गुड्स अब्रॉड, बाहर अपने सामान को बेचना। एक्सपोर्टिंग इज सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि बेचा जाए सामान को या सर्विसेज को दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। नाउ FDI स्टैंड्स फॉर, FDI का मतलब इनमें से क्या है? इनके जो एब्रीवेशन है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी इन एंड अदर कंट्रीज़। का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो एक कंपनी की तरफ से होती है दूसरे कंट्री के अंदर। नाउ ग्लोबलाइजेशन मीन्स, अब ग्लोबलाइजेशन का इनमें से मतलब क्या है? वो है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़। इंटीग्रेशन होना इकोनॉमीज़ की। सो ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स इकोनॉमीज़, कल्चर एंड मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट करता है इकोनॉमीज़ को, कल्चर्स को और मार्केट्स को वर्ल्ड वाइड। अब ये कि मेन ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अब जो मेन जो ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन का, इनके ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है उसमें हम देखें मेन चीज़ क्या है, किसकी वजह से वो हो रही है? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैव एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी देखने में आ रही है। अब दुनिया भर के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं ना। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू, अब ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है? मोर कंपटीशन। कंपटीशन हम देखते हैं ज़्यादा होता है, लोगों को पता होता है कि दुनिया भर में इस चीज़ की क्या कीमत चल रही है। सो इट इंक्रीजेज कंपटीशन अमंग ग्लोबल फर्म। तो कंपटीशन बेहतर होता है ग्लोबल फर्म के दरमियान। लोगों को ना सिर्फ ये पता चलता है कि कितनी प्राइस है दुनिया भर में इस चीज़ की, बल्कि अब ये भी पता चल जाता है लोगों को कि वहाँ की एवरेज इनकम क्या है, किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम क्या है, और एवरेज इनकम के हिसाब से कोई चीज़ कितनी महंगी है और कितनी महंगी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें लोगों को पता चल जाती हैं ना। और पॉलिटिकल इकोनॉमी रेफर्स टू, पॉलिटिकल इकोनॉमी से मुराद इनमें से क्या है? द आंसर इज इंट्रैक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। जो इंट्रैक्शन होता है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का, सो इट स्टडीज़ हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली ये स्टडी करता है कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो अफेक्ट करते हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं ना। और डेमोक्रेसी मीन्स, अब डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत जिसे हम कहते हैं, उसका आखिर मतलब क्या है? रूल बाय पीपल, यानी कि लोगों का की वजह से रूल होना। ऐसा रूल जो लोगों की वजह से, पब्लिक की वजह से क्योंकि आवाम जो है वो इलेक्ट कर रही है हुक्मरानों को। तो हुक्मरान जो है डेमोक्रेसी में आते किसकी वजह से? आवाम की वजह से आते हैं। वरना अगर हम दूसरे सिस्टम देखें, डिक्टेटरशिप है या बादशाहत होती है, उसमें क्या होता है कि एक डिक्टेटर आता है और वो आके कंट्रोल कर लेता है पूरे मुल्क पे। या फिर कोई बादशाह है वो जो है नस्ली तौर पे सिलसिला उसका चल रहा है कि वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चल रहा है, और वो जो है वो रूल कर रहा है वो उसको। और जो बादशाह बन रहा है नस्ल दर नस्ल, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि काबिलियत हो जिसकी बुनियाद पे वो बन रहा है या लोगों ने उसको इलेक्ट किया हो। तो यहाँ पर ये होता है कि ऐसा सिस्टम है, डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। लोग अपने लीडर्स को, अपने हुक्मरानों को खुद जो है वो इलेक्ट करते हैं, वो खुद लेकर आते हैं। अब ये कि मार्केट इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन, मार्केट इकोनॉमी बेस करती है इनमें से किसके ऊपर? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सो प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। प्राइजेज जो है वो डिटरमाइंड होते हैं जो मार्केट फोर्सेस होती हैं। तो सप्लाई होती है, डिमांड होती है इस तरह, और ये सप्लाई होती है। अब ये कि कल्चर मीन्स, अब कल्चर का मतलब इनमें से क्या है? शेयर्ड वैल्यू एंड बिलीव्स। शेयर्ड वैल्यू और बिलीव्स होते हैं। सो कल्चर इंक्लूड वैल्यूज़, कस्टम्स एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। कल्चर में शामिल होती है वैल्यूज़, कस्टम और पूरी की पूरी सोसाइटी के जो बिहेवियर होता है वो भी। नाउ कल्चरल डिफरेंस अफेक्ट्स, कल्चरल डिफरेंस जो अफेक्ट करता है इनमें से किसको? बिजनेस बिहेवियर को। सो इट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये कम्युनिकेशन को भी असर डालता है, और जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको भी। नाउ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर रिलाइज ऑन, अब हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर इनमें से किसके ऊपर रिलाई करता है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर। सो मीनिंग इज़ अंडरस्टूड थ्रू कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप। मीनिंग जो है वो अंडरस्टूड होती है कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए और रिलेशनशिप के ज़रिए। नाउ मर्केंटाइलिज्म इज सजेस्ट, मर्केंटाइलिज्म बताता है इनमें से क्या? एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट।
एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट के मुकाबले में, सो कंट्रीज़ शुड मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज इंपोर्ट। कंट्रीज़ को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। ना एब्सोल्यूट एडवांटेज मींस, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस करना। सो अ कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स मोर एफिशिएंटली देन अदर, एक कंट्री प्रोड्यूस करता है गुड्स को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। नाउ कंपैरेटिव एडवांटेज मींस, अब कंपैरेटिव एडवांटेज का इनमें से मतलब क्या है, द आंसर इज़ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका लो होना। सो कंट्री स्पेशलाइजेज इन गुड्स विद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंट्री जो कि स्पेशलाइज होते हैं गुड्स में, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो होती है। ना हेक्सर-ओहलिन थ्योरी फोकसेस ऑन, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का फोकस है इनमें से किसके ऊपर, फैक्टर एंडाउंटमेंट्स के ऊपर। सो ट्रेड जो है डिपेंड करती है लेबर, कैपिटल और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर। ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एक्सप्लेन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को देखें, वो एक्सप्लेन करती है इनमें से क्या, ट्रेड पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट के ट्रेड पैटर्न होता है, सो प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन स्टेज ग्रेजुअली, प्रोडक्ट हम देखें तो मूव करती है इंट्रोडक्शन से लेकर जो डिक्लाइन स्टेजेस आते हैं उनमें ग्लोबली तौर पे। ना न्यू ट्रेड थ्योरी फोकसेस ऑन, अब न्यू ट्रेड थ्योरी का फोकस है इनमें से क्या, इकोनॉमिक ऑफ स्केल के ऊपर। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस ट्रेड एडवांटेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कमी करती है कॉस्ट के अंदर और बढ़ाती है ट्रेड एडवांटेज को। अब ये कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कंपनी एडवांटेज होता है। अर्ली एंट्री क्रिएट्स मार्केट डोमिनेंस, जितना ज़्यादा बेहतर पहले जाएंगे एंट्री लेंगे मार्केट में, उतनी ही ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट कर सकेंगे। सो पोर्टर थ्योरी एक्सप्लेन, अब पोर्टर थ्योरी एक्सप्लेन करती है इनमें से किसको, द आंसर इज नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, नेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इट एक्सप्लेन्स वाई सम नेशन आर मोर कॉम्पिटिटिव इन इंडस्ट्री, ये इस बात को एक्सप्लेन करती है कि क्यों कुछ नेशन ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं इंडस्ट्रीज़ में। ना फैक्टर कंडीशंस इंक्लूड, अब फैक्टर कंडीशन में शामिल है इनमें से क्या, लेबर एंड रिसोर्सेज एंड लेबर, इसमें रिसोर्सेज और लेबर आते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एंड रिसोर्सेज, जो अवेलेबिलिटी है, दस्तियाबी है स्किल्ड लेबर की और जो रिसोर्सेज है उनकी। ना ट्रेड बैरियर इंक्लूड्स, अब ट्रेड बैरियर में शामिल है इनमें से क्या, द आंसर इज टैरिफ्स, और टैरिफ रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स, टैरिफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इम्पोर्ट्स को। नाउ WTO स्टैंड्स फॉर, अब WTO की फुल फॉर्म इनमें से क्या है, द आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो WTO रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड रूल्स, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये रेगुलेट करता है जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स होते हैं उनको। नाउ जॉइंट वेंचर मीन्स, अब जॉइंट वेंचर का इनमें से मतलब क्या है, वो है शेयर्ड ऑनरशिप। सो टू फर्म्स शेयर ऑनरशिप एंड कंट्रोल, दो फर्म्स जो है वो शेयर करती हैं ऑनरशिप को भी और जो कंट्रोल होता है उसको भी। ना लाइसेंसिंग मींस, अब लाइसेंसिंग का मतलब इनमें से क्या होता है, वो होता है अलाउइंग यूज़ ऑफ ब्रांड, अलाउ करना जो यूज़ है ब्रांड का। सो वन फर्म अलाउज अनदर टू यूज़ इट्स ब्रांड और टेक्नोलॉजी, एक फर्म अलाउ करती है दूसरी को कि यूज़ किया जाए उसकी ब्रांड को या उसकी टेक्नोलॉजी को। ना कैपिटलिज्म इज़ बेस्ड ऑन, अब जो कैपिटलिज्म है, जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर प्राइवेटली तौर पर फर्म्स ऑन करती हैं बिजनेसेस को। सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रोडक्शन, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेटली ऑनरशिप होती है, फर्म्स की ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट होती है, इसमें गवर्नमेंट का रोल तकरीबन ना होने के बराबर होता है। अब ये कि मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स, और जो मिक्स इकोनॉमी वो ऐसी है बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंट्रोल, दोनों का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का भी और जो प्राइवेट है ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी। ना कॉमन लॉ इज़ बेस्ड ऑन, अब कॉमन लॉ बेस्ड करता है इनमें से किसके ऊपर, ट्रेडिशन एंड कोर्ट डिसीजंस, ट्रेडिशंस के ऊपर और कोर्ट डिसीजंस के ऊपर। सो लॉज आर बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजन, लॉज बेस्ड करते हैं जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर। नाउ सिविल लॉ इज़ बेस्ड ऑन, अब सिविल लॉ बेस्ड करता है इनमें से किसके ऊपर, रिटन कोर्ट्स के ऊपर। सो लॉज आर रिटन इन फॉर्मल लीगल कोर्ट्स, लॉज जो है वो लिखे जाते हैं फॉर्मल लीगल कोर्ट्स के अंदर। ना मोनोपली मीन्स, अब मोनोपली का मतलब इनमें से क्या है, वन सेलर, एक सेलर का होना। सो मोनोपली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल फर्म कंट्रोल्स द इंटायर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, गिविंग इट सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट। मोनोपली से मुराद एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक ही फर्म कंट्रोल कर रही है पूरी की पूरी सप्लाई प्रोडक्ट या सर्विस को। जैसे कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली जो कंपनीज़ हैं, उनके हाथों में पूरी की पूरी सप्लाई होती है प्रोडक्ट की, हम देखते हैं वही कंट्रोल करते हैं कि कितना सप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी को। एंड गिविंग इट सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट, और बहुत बड़ा कंट्रोल है उनके पास, हम देखते हैं प्राइस के हवाले से भी आउटपुट के हवाले से भी कि उन्होंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने कितने जो है वो प्राइस चार्ज करना है, तो उनके ऊपर उनके पास कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है।
अब ये कि ग्लोबल मार्केट मीन्स, अब ग्लोबल मार्केट का मतलब इनमें से क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड, दुनिया भर में ट्रेड होना। सो ग्लोबल मार्केट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज। ग्लोबल मार्केट से मुराद एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, और इसमें मल्टीपल कंट्रीज यानी कि कई सारे कंट्रीज आ जाते हैं। नाउ एक्सपोर्टिंग इज, अब एक्सपोर्टिंग इनमें से क्या है, वो है सेलिंग अब्रॉड, बाहर सेल करना अपने कंट्री से बाहर। Exporting means selling domestically produced goods or services to customer in a foreign countries। तो एक्सपोर्टिंग का मतलब ये कि सेल किया जाए जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हुए गुड्स या सर्विसेज हैं ऐसे कस्टमर्स को जो फॉरेन कंट्रीज़ में मौजूद हैं। नाउ इम्पोर्टिंग मीन्स, इम्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, बाइंग फ्रॉम अब्रॉड यानी कि बाहर से ख़रीदना। इम्पोर्टिंग रेफर्स टू परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ और फॉर डोमेस्टिक यूज़ और सेल्स। इम्पोर्टिंग से मुराद ये होता है कि परचेज़ करना गुड्स या सर्विसेज जो फॉरेन कंट्रीज़ से हैं, बाहर के कंट्रीज़ से हैं, और अपने इस्तेमाल के लिए या फिर उनको अपने कंट्रीज़ में रीसेल करने के लिए। नाउ कल्चर अफेक्ट्स, कल्चर जो है वो अफेक्ट करता है, असर डालता है इनमें से किसके ऊपर, बिजनेस डिसीजंस के ऊपर डालता है, क्योंकि कल्चर इन्फ्लुएंस हाउ बिजनेस ऑपरेट इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्टाइल, नेगोशिएशन, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब कल्चर से हम देखते हैं कि किसी भी बिज़नेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि ये इस चीज़ से असर पड़ता है कि किस तरीके से बिज़नेस ऑपरेट होता है। और फिर उसमें ये भी आता है कि कम्युनिकेशन का जो तरीका है हर कल्चर का अलग होगा, स्टाइल का, नेगोशिएशन वहाँ पे किस तरह है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और फिर कंज्यूमर का बिहेवियर भी उसी के मुताबिक होता है जिस तरह का कल्चर होता है ना। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस, ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या चीज़ देखने में इजाफा देखने में आ रहा है, इंटरडिपेंडेंस देखने में आ रही है हमें। सो ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स कंट्रीज इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। यानी कि हो क्या रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपस में कंट्रीज़ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिकली तौर पे भी, माशी तौर पे, माशरती तौर पे, सियासी तौर पे। तो जो डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नाउ ट्रेड सरप्लस मीन्स, अब ट्रेड सरप्लस का इनमें से मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना, इम्पोर्ट का कम होना, ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजना और बाहर से कम चीज़ें मंगाना। सो अ ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज दैन इट इम्पोर्ट्स। तो ये तभी होता है जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज इम्पोर्ट्स के मुकाबले में। नाउ ट्रेड डिफिशिट मीन्स, अब ट्रेड डिफिशिट का मतलब होता है क्या, इनमें से वो होता है इम्पोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। सो आर ट्रेड डिफिशिट अकर्स व्हेन अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट लीडिंग टू अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। तो एक कंट्री का ट्रेड डिफिशिट आता है जब एक कंट्री इम्पोर्ट करता है ज़्यादा एक्सपोर्ट के मुकाबले में, उससे नेगेटिव ट्रेड बैलेंस जो है वो देखने में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है। सो इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेयर अ कंपनी इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन और ऑपरेशंस इन अनदर कंट्री। तो इससे मुराद एक कंपनी इन्वेस्ट करती है प्रोडक्शन में या ऑपरेशन में दूसरे कंट्री के अंदर। अब ये कि रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेसेस, अब जो रिस्क होता है इंटरनेशनल बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। सो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क सच एज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब इसमें रिस्क ऐसे होते हैं जैसे कि पॉलिटिकली तौर पे, सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी देखने में आती है, करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, और कल्चर के जो फ़र्क है वो तो हमें देखने में आता है। अब ये कि इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेज, इंटरनेशनल ट्रेड से इजाफा देखने में आता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इकोनॉमी ग्रो होती है। सो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड्स मार्केट्स, इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड से हम देखते हैं कि मार्केट एक्सपेंड होती हैं, एफिशिएंसी में इजाफा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होती है। अब ये कि कंपैरेटिव एडवांटेज बेनिफिट्स, कंपैरेटिव एडवांटेज जो बेनिफिट देता है ऑल कंट्रीज़ को, तमाम को। सो व्हेन कंट्रीज स्पेशलाइज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑल पार्टिसिपेटिंग नेशन बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ट्रेड गेंस। तो जब कंट्री स्पेशलाइज होते हैं और बेस करता है कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर, तो तमाम जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस होती हैं उनको फ़ायदा होता है इंक्रीज़ होने से, एफिशिएंसी और ट्रेड गेंस से। नाउ ट्रेड लिबरलाइजेशन मींस, ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब इनमें से क्या होता है, वो होता है फ्री ट्रेड। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन रिमूव्स बैरियर्स लाइक tariffs एंड quotas टू प्रमोट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड लिबरलाइजेशन रिमूव करता है ऐसे बैरियर्स जैसे कि टैरिफ्स हो गए और कोटाज हो गए, ताकि प्रमोट करें फ्री मूवमेंट जो है गुड्स की और सर्विसेज की। अब ग्लोबल फर्म्स आर कॉल्ड, ग्लोबल फर्म्स को कहलाया जाता है क्या, मल्टीनेशनल कंपनी। सो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एंड मैनेज प्रोडक्शंस और सर्विसेज ग्लोबली। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ऑपरेट होती हैं एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर और मैनेज करती है प्रोडक्शन या सर्विसेज जो है ग्लोबली तौर पर। ना एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स, अब एक्सचेंज रेट असर करता है इनमें से क्या, ट्रेड को। एक्सचेंज रेट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ
वन करेंसी अगेंस्ट अनदर डायरेक्टली अफेक्टिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कॉस्ट। एक्सचेंज रेट जो वो इसी से ये पता चलता है कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी के मुकाबले में क्या वैल्यू और या डायरेक्टली तौर पे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कॉस्ट को असर डालती है। ना टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, अब टेक्नोलॉजी बेहतर बनाती है क्या ट्रेड एफिशिएंसी को। टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस, टेक्नोलॉजी जो है वो कम कर देती है क्या कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मेकिंग ग्लोबल ट्रेड फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ग्लोबल ट्रेड को तेज़ बनाती है और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। आउटसोर्सिंग मीन्स, आउटसोर्सिंग का वर्ड हो सकता है आपने सुना भी हो कई बार। सो इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल वर्क असाइनमेंट। सो आउटसोर्सिंग इज़ व्हेन अ कंपनी असाइन सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज़ टू एक्सटर्नल फर्म्स और थर्ड पार्टीज। असल में आउटसोर्सिंग क्या है, जब आउटसोर्सिंग करती है कोई फर्म तो ऐसा होता है कि सारे काम ज़रूरी नहीं है कि एक फ़र्म जहाँ पर चीज़ें बन रही है फैक्ट्री वगैरह है तो वो सारे काम खुद ही करें। वो करते क्या है कि कुछ काम, कुछ सर्टेन बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो असाइन कर देते हैं बाहर की किसी फर्म को, यानी किसी दूसरी फर्म के हवाले वो ये काम कर देते हैं, या कोई थर्ड पार्टी होती है उसके हवाले वो काम कर देते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे बल्कि किसी और से हम करवाएंगे। अब ये कि ग्लोबल कंपटीशन लीड्स टू, ग्लोबल कंपटीशन की वजह से हमें एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये कि क्वालिटी बेटर है। नाउ कंपटीशन फोर्सेस फर्म्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, रिड्यूसेस प्राइसेस एंड इनोवेट टू सर्वाइव इन ग्लोबल मार्केट। कंपटीशन की वजह से हो क्या रहा है कि फर्म इम्प्रूव कर रही है क्वालिटी को, रिड्यूस हो रहे हैं प्राइस और इनोवेट किया जा रहा है ताकि सर्वाइव किया जा सके ग्लोबल मार्केट में। ना इंटरनेशनल बिजनेस रिड्यूसेस, अब इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से क्या हो रहा है कि कमी देखने में आ रही है ट्रेड बैरियर्स के अंदर। सो इंटरनेशनल बिजनेस often encourage removal of trade barriers to facilitate smoother global transaction। इंटरनेशनल बिजनेस जो है अक्सर इनक्रेज करते हैं रिमूवल और जो है ट्रेड बैरियर्स का, और उसी से फैसिलिटेट होती है स्मूथर जो है वो ग्लोबल ट्रांजेक्शन। नाउ मेन बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, सब ग्लोबलाइजेशन का जो मेन जो बेनिफिट है वो इनमें से क्या है, वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स इकोनॉमीज अलाउइंग कंट्रीज टू ट्रेड, इन्वेस्ट एंड कॉपरेट मोर एफिशिएंटली। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है इकोनॉमीज़ को, उससे कंट्रीज़ जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।